तो उसी पर एक एक कॉन्सेप्ट है सर्वसत्तावाद, है ना। सर्वसत्तावाद में क्या होता है कि जो सत्ता होती है ना वो प्रभावी हो जाती है। एक बहुत अच्छी बुक है और बुक का जो शीर्षक है वो 1984 है। बुक का नाम है 1984 और ये बुक लिखी थी जॉर्ज ऑर्नवेल ने। किसने लिखी थी? जॉर्ज ऑर्नवेल की बुक है 1984। वहां पर अगर देखा जाए तो सर्वसत्तावादों को उन्होंने सही अर्थों में समझाया। दरअसल एक उपन्यास है, ये आप इसको कह सकते हो या फिर आप इसको डायस्टोपियन भी कह सकते हो कि डायस्टोपियन उपन्यास है, जिसमें सर्वसत्तावादी समाज की एक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। उसमें बताया गया है कि सर्वसत्तावादी समाज कैसा हो सकता है। दरअसल ये जो उपन्यास है वो ओसेनिया नाम के एक देश में के बारे में बात करता है और ये काल्पनिक देश है। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की बात करता है जो कहीं पर उस समय अस्तित्व में नहीं थी। और दरअसल ये जो कहानी है 1984 पर बेस्ड है और आपको जानकर आश्चर्य होगा ये लिखा गया था 1949 में। और दरअसल ये यूरोप के कुछ देशों को केंद्रित रख के इस पर बात की गई थी। इसमें अमेरिका भी एक बड़ा नाम था। ठीक है। दरअसल ओसेनिया नाम का एक काल्पनिक देश होता है जहां पर बिग ब्रदर नाम का एक नेता होता है। वो नेता कहीं दिखाई नहीं देता और उसके उस नेता के अधीन एक बहुत ही दमनकारी एक पार्टी थी, वो शासन करती है। और यह पार्टी नागरिकों के विचारों, भावनाओं और उनकी कार्यशैली पर पूरी तरह से नजर रखती थी, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सत्य का जो अस्तित्व था ना वो समाप्त हो जाता है। दरअसल ये कहानी जो 1984 है जॉर्ज ऑर्वेल की उपन्यास है, ये बताती है कि यदि सत्ता निरंकुश हो और जनता निष्क्रिय हो जाए, सत्ता का विरोध ना करे, तो भविष्य कैसा भयानक हो सकता है, ये उसकी बात करती है। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं, ये बुक आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इस कहानी का जो हीरो है ना वो विंस्टन स्मिथ है और ये ओसेनिया की राजधानी लंदन, एक काल्पनिक राजधानी मानी गई है, वहां पर रहता है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में ये काम करता है। वहां पर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, उसमें काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है, इस मिनिस्ट्री का काम है ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स जितने भी हैं, पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको पार्टी की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार उसमें बदलाव कर देना, ताकि कहीं पर भी ऐसा ना दिखे कि पार्टी का कोई काम गलत हो रहा हो। सब कुछ दिखना चाहिए कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। हालांकि जो विंस्टन है ना वो आंतरिक रूप से देखा जाए अंदर ही अंदर पार्टी के कामकाज से असंतुष्ट होता है और सत्य और स्वतंत्रता की खोज में लगा रहता है। अब इस पार्टी का मुखिया है बिग ब्रदर, जो हर जगह दिखाई देता है, दीवारों पर है, चित्रों में है। ठीक है। उसका नारा है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। तो चलिए, अब वो अपनी जनता पर नजर कैसे रखता है। इस राज्य में जनता की हर गतिविधि पर टेली स्क्रीन लगा दी गई है हर घर में, कि लोग क्या सोच रहे हैं वो पता लगे, वो कौन से काम कर रहे हैं पता लग जाए। और गुप्त पुलिस भी है जो यहाँ पर निगरानी करती है। और इस ओसेनिया राज्य का समाज है ना वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है इनर पार्टी। इनर पार्टी में आता है शासक वर्ग। ठीक है। दूसरा है आउटर पार्टी। तो देखिए पहला कौन सा है? इनर पार्टी। ठीक है, इनर पार्टी। दूसरा है, उसके बाद आता है आउटर पार्टी। अब यहां पर कौन आता है? यहां पर आती है गवर्नमेंट और आउटर पार्टी में आती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है। अब तीसरा जो है समाज, वो 3 पार्टों में समाज डिवाइड है। तो सबसे नीचे आता है एक प्रोल्स, ये रीजन। और यहां पर आती है पब्लिक, जो गरीब और बेसहारा पब्लिक है। तो ये जो सोसाइटी है ना वहां पर ओसिनिया में वो 3 पार्ट्स में वहां पर उन्होंने डिवाइड करी हुई है। तो चलिए समझते हैं, इनकी कार्यशैली की बात करते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि इस पार्टी का जो हीरो था वो कौन था? याद करिए क्या बोला था मैंने? हाँ, विंस्टन स्मिथ।
वो ओसेनिया की राजधानी में रहता है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम कर रहा था और वो आंतरिक रूप से असंतुष्ट भी है पार्टी के कामकाज से। तभी उसकी मुलाकात एक जूलिया नाम की महिला से होती है जो उसकी तरह ही पार्टी के प्रति विद्रोही विचार रखती है। तो जो इसका नायक है, जो इस नॉवेल का नायक है ना, वो विंस्टन स्मिथ है, विंस्टन स्मिथ। और इसका जो प्रेम प्रसंग चलता है ना, वो जूलिया इसके विचारों से भी प्रभावित होता है, बाद में इसकी तरफ आकर्षित भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर प्रेम का होती है। तो ये इसका हीरो है और ये जूलिया यहाँ की हीरोइन। जूलिया भी क्या करती है, उसी की तरह पार्टी के प्रति कुछ नकारात्मक विचार रखती है। दोनों फिर बाद में उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है जो कि पार्टी के नियमों के विरुद्ध है। एक और बंदा है जो जिनकी उससे मुलाकात होती है, उसका नाम है ओब्रायन। ओब्रायन इनर पार्टी के सदस्यों से भी मिलते हैं, ठीक है, और जिसे वो ब्रदरहुड नाम के एक विद्रोही संगठन का सदस्य मानते हैं। तो जो ओब्रायन है ना, ओब्रायन को ऐसा माना जाता है कि वो विद्रोही संगठन है ब्रदरहुड, उसका सदस्य है। ओब्रायन क्या करता है, इन लोगों को एक बुक देता है, किसको, जूलिया और स्मिथ को एक बुक देता है जिसमें पार्टी की सत्ता बनाए रखने की रणनीतियों का वर्णन है। ठीक है, और इनके बारे में धीमे धीमे सारी जानकारियां जुटाता है और फाइनली विंस्टन और जूलिया को, जो वहाँ की गुप्त पुलिस थी, वो गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन बाद में इनको जाकर शौक लगता है कि जो ओब्रायन है वो वास्तव में पार्टी का वफादार सदस्य है और विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव में ले जाया जाता है। और दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ लव में वहाँ पर यातनाएं दी जाती हैं, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और फाइनली विंस्टन क्या करता है, इतना टूट जाता है कि फाइनली पार्टी के प्रति वो पूर्ण वफादारी प्रदर्शित कर देता है और वह फाइनली बिग ब्रदर से प्रेम करने लगता है। यहाँ पर एक और कहानी है, रूम नंबर 101। 101 में इसको यातनाएं भी दी जाती हैं और फिर वो टूट जाता है और फिर वो जो पार्टी थी, वो बिग ब्रदर, उससे प्यार करने लगता है। तो जो ओब्रायन था ना, ओब्रायन ब्रदरहुड संगठन का सदस्य माना जाता था। ठीक है, और दरअसल देखा जाए तो वो गुप्तचर होता है, वो पता लगाता है सिस्टम में कौन उनके विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। तो यहाँ ओब्रायन की भूमिका भी है। लेकिन अगर देखा जाए इसकी मेन विषय वस्तु क्या है, इस नोवेल का, इस उपन्यास का मकसद क्या है, निगरानी और नियंत्रण। पार्टी टेली स्क्रीन और थॉट पुलिस के माध्यम से नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखती है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ठीक है, एक न्यूज पीक नाम का एक वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे पार्टी की एक नई भाषा कहा जाता है। न्यूज पीक क्या करती है, एक नई भाषा विकसित करती है जिसका उद्देश्य विचारों की अभिव्यक्ति को सीमित करना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, स्वतंत्र सोच और विद्रोह की भावनाएं या संभावनाएं कम हो जाती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ क्या कर रही थी, जहां पर वो काम कर रहा था, वो करती थी इतिहास का संशोधन, इतिहास में बदलाव करती थी, इतिहास को लगातार बदलते रहते थे ताकि पार्टी ऐसी दिखे कि वो हमेशा सही है, जिससे जनता को रियलिटी का ज्ञान नहीं हो पाता और वो पार्टी की मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करते हैं। अब एक और है वहां पर डबल थिंक क्या था, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विरोधाभासी विचारों को बिना किसी समस्या के स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे पार्टी के नारे हैं, युद्ध शांति है। युद्ध दरअसल अशांति होती है, लेकिन युद्ध को उन्होंने शांति बोल दिया, युद्ध शांति है। स्वतंत्रता गुलामी है। स्वतंत्रता क्या थी, आज़ादी है ना, उन्होंने स्वतंत्रता को क्या कर दिया, डबल थिंक का काम ही क्या था, शब्दों से खेलना। तो स्वतंत्रता गुलामी है और अज्ञानता शक्ति है, जबकि अज्ञानता शक्ति नहीं होती, ज्ञान ही शक्ति का स्रोत है। वहां पर बताया कि अज्ञानता शक्ति है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन वहां पर सबका हो रहा था। पार्टी न केवल नागरिकों के कार्यों पर बल्कि उनके विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण रखती है। प्रेम, मित्रता और व्यक्तिगत संबंधों को वहां हतोत्साहित किया जाता है ताकि पार्टी के प्रति वफादारी सबसे ऊपर दिखे, सर्वोपरि रहे। ठीक है, तो बिग ब्रदर क्या था, पार्टी का सर्वव्यापी नेता था जो निरंतर निगरानी और नियंत्रण का प्रतीक है इस कहानी में।
उसका चेहरा हर जगह पोस्टरों पर दिखता है, टेली स्क्रीनों पर दिखाई देता है, जिससे नागरिकों को लगातार यह एहसास दिलाया जाता है कि वो हमेशा देखे जा रहे हैं। और न्यूज़ स्पीक क्या कर रही थी? एक नियंत्रित भाषा का प्रयोग करा रही थी, जिसका उद्देश्य था विचारों की अभिव्यक्ति को सीमित करना और स्वतंत्र सोच को समाप्त करना। मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लव में एक रूम नंबर 101 होता था। मिनिस्ट्री ऑफ लव में रूम नंबर 101 का मतलब क्या था? एक ऐसा कमरा जहां कैदियों को उनकी सबसे बड़ी भयावहता का सामना कराया जाता था, जिससे वे पूरी तरह से टूट जाएं और पार्टी के प्रति समर्पित हो जाएं, जो इसके साथ हुआ था, विंस्टन स्मिथ के साथ और जूलिया के साथ। ठीक है। टेली स्क्रीन का काम ही था कि एक ऐसा उपकरण था जो नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखता था, पार्टी का प्रचार प्रसार करता था। तो 1984 का उपन्यास आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह सरकारी निगरानी, सूचना के नियंत्रण और भाषा के माध्यम से विचारों के दमन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अब आधुनिक समाज में अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ती हुई निगरानी और सूचना के नियंत्रण के संदर्भ में देखा जाए तो यह उपन्यास 1949 में लिखा गया बच्चों, एक चेतावनी का काम कर रहा है। 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने क्या कह दिया था कि आधुनिक समाज कैसा होने वाला है। आज भी देखें हम फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और बहुत सारे ऐप हैं, यहाँ तक कि आपका जो फ़ोन है ना वो भी आपकी निगरानी कर रहा है। ठीक है। तो देखा जाए तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो रही है, उसका हनन नहीं हो रहा है। तो जॉर्ज ऑरवेल का 1984 का जो उपन्यास है, देखा जाए सही मायनों में एक बहुत ही पावरफुल उपन्यास है, जो एक सर्वसत्तावादी समाज की भयावहता को दिखाता है कि अगर सर्वसत्तावाद स्थापित हो जाएगा तो उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे वो बताता है। यह पढ़ने वालों को क्या क्या बताता है? स्वतंत्रता, सत्य और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे बच्चों तो आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में बहुत मदद मिलने जा रही है। और यह उपन्यास यह भी चेतावनी देता है कि यदि सत्ता का दुरुपयोग किया जाएगा, सत्ता अनचेक्ड रहा तो समाज किस दिशा में जा सकता है। बच्चों अगर आपका मन हो तो जॉर्ज ऑरवेल के इस उपन्यास को 1984 को जरूर पढ़ने की कोशिश करना, और नो डाउट आप में बहुत बदलाव आएंगे। इसकी शैली इस प्रकार की है ना कि आप हमेशा इससे बधे रहेंगे। आपको कभी महसूस भी नहीं होगा कि आप को ये उपन्यास बोझिल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ। एक और बहुत बेहतरीन बुक है जो आपके यूपीएससी में काम आने वाली है। नमस्कार, जय हिंद। उसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।